नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पिछले 10 वर्षों से जब से मोदी सरकार सत्ता में है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सत्र शुरू होने वाला होता है, उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से कोई न कोई एक ऐसा आरोप तैयार किया जाता है ताकि संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा सके और केंद्र की सरकार को पंगु किया जा सके। ऐसा लगातार चला आ रहा है, पिछले 10 वर्षों से आपने देखा होगा। और चुनाव के समय, जैसे चुनाव का समय होता है, वैसे तो और भी ये प्रक्रिया तेज होने लगती है। 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का कैंपेन चला था, काफ़ी लंबा चला था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतराज़ जताए जाने पर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बहरहाल, वर्तमान में अभी ये सत्र, जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, वैसे ही फिर एक मुद्दा, वही अडानी का मुद्दा लेकर के और कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू किया। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष ने बहुत विशेष तैयारी की और जैसे ही सत्र शुरू हुआ और हंगामा हुआ, बड़े गंभीर तरीके से और सीधा कांग्रेस के प्रथम परिवार पर भाजपा के प्रवक्ताओं ने हमला किया। भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के प्रवक्ता, और तथ्यों के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में मुद्दे नहीं उछाले गए, तथ्यों के साथ देशद्रोह का आरोप लगाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी व्यवसायी है, वो हंगरी मूल का है और खरबों डॉलर का अधिपति है, बहुत पैसे वाला है। वो डंके की चोट पर कहता है कि हम मोदी सरकार को हटाने के लिए $1 अरब की व्यवस्था किए हैं। उसको सिर्फ भारत की बात नहीं है, वो दुनिया के हर कोने में सरकारों को अस्थिर करता रहा है और इसके लिए वहाँ के कुछ ऐसे तत्वों की खोज करता है वो, जो उसके मेल मिलाप के अनुसार, जो उसके सिद्धांतों के अनुसार, जो उसकी सोच के अनुसार काम कर सके, और वहाँ की सरकार में हस्तक्षेप करता है। कई जगह सरकारें गिरा भी देता है और उससे अनेक तरह के लाभ उठाता है वो। जॉर्ज सोरोस ने एक बार बैंक ऑफ इंग्लैंड से कुछ पाउंड उधार लिए और फिर उसी पाउंड को बेच दिया उसने। इससे दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इसके बड़े कारनामे हैं और उसकी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी फाउंडेशन हैं, वो यहाँ काम करते हैं। और उसको सपोर्ट किससे मिलता है, इसी पर सवाल पूछा गया है सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, FDL-AP, इसकी को चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। ये पूछा गया है कि आप बताएं सोनिया गांधी कि इस संगठन से, इस सोसाइटी से उनका क्या संबंध है, जबकि इस सोसाइटी की फंडिंग होती है जॉर्ज सोरोस के द्वारा या उसके अन्य संगठनों के द्वारा। ओपन सोसाइटी में निवेश करता है ये। ओपन सोसाइटी से बड़े अच्छे संबंध हैं कांग्रेस के। इन तथ्यों पर जब पूछताछ की गई तो कांग्रेस पिछले पाँव पे आ गई। और वो पिछले, आप विगत 10 वर्षों से देखें, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस की जो भाषा होती है, वही भाषा कांग्रेस के लोगों की होती है। राहुल गांधी तो काफ़ी उतावले हो जाते हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने लगते हैं और कांग्रेस के लोग उनके पीछे हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसा जैसा वो कहते हैं वैसे वैसे लोग करते जाते हैं।
और संसद के कामकाज को, सरकार के कामकाज को हमेशा प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ये चाहती है कि मोदी सरकार कोई काम न कर पाए, संसद में सारे कामकाज ठप हो जाएं। इस तरह से ऐसा करने से कांग्रेस को लगता है कि अगर ऐसा होगा तो मोदी सरकार के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा होगा, और जब अविश्वास पैदा होगा तो लोग हमें वोट दे करके सत्ता में ले आएंगे। अपने इनकी कोई योग्यता नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है देश को आगे ले जाने का। आज़ादी के बाद से ही ये विजन नहीं पैदा हुआ तो अब क्या पैदा होगा। और अब तो कांग्रेस वो रही भी नहीं, जो कांग्रेस आज़ादी के समय जो कांग्रेस थी उसका अस्तित्व हम मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि 1996 तक रहा, जब तक नरसिम्हा राव जी की सरकार रही। उसके बाद उस दौर के लोग बुजुर्ग हो गए, उन्हें हाशिए पर लगा दिया गया, और जैसे ही भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी जी का प्रवेश होता है, भारतीय राजनीति का पूरा माहौल बदल गया। माहौल इस तरह से बनाया गया, पहले विपक्ष की पार्टियां होती थी, विपक्ष के नेता भी होते थे। पहले आमतौर पर 96 से पहले विपक्ष में भाजपा ही रहा करती थी। उसके सत्ता पक्ष के नेताओं से भी बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे, विचार विमर्श होता था विभिन्न मुद्दों पर, और एक गहन मंथन के बाद सदन की कार्रवाई होती थी और उसके अनुसार वो काम आगे बढ़ता था। सोनिया गांधी जी के आगमन के बाद वो स्थिति बदल गई। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया है, उसके लिए चाहे जितनी भी कोशिश की जाए झूठ बोलने की, जितनी भी कोशिश की जाए आडंबर पैदा करने की, समाज में भ्रम फैलाने की, वो सारी कोशिशें होती रहती हैं। और आप पिछले 10 वर्षों का आप कड़ी से कड़ी मिलाते जाइए, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं रहा इन 10 वर्षों में जब कांग्रेस ने कोई सत्ता पक्ष के साथ किसी गंभीर विषय पर सहमति जताई हो और साथ मिलकर काम करने का वादा किया हो। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के अंदर, सत्ता पक्ष के भीतर गलतियों को निकालना, सत्ता पक्ष के कार्यों की समीक्षा करना और उसके अनुसार निर्णय लेना, ये विपक्ष का अधिकार है। लेकिन विपक्ष का ये अधिकार नहीं है कि वो सत्ता पक्ष को काम ही न करने दे। अगर सदन की कार्यवाही चलती है तो सदन की कार्यवाही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाने का दायित्व है, ये जनता ने सौंपा है। ये ऐसा विधान है क्योंकि संसद पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ मिल करके बनी है और दोनों का संरक्षक, दोनों का दिशा निर्देश देने वाला संविधान है। और इस तरह से संसद की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई चलती है और लोकतंत्र में ये सब काम जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। लेकिन आप पिछले 10 वर्षों से देखें, अब वो अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो ये लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि सत्ता पक्ष को काम करने से रोको, समाज में भ्रम पैदा करो, समाज के एक खास वर्ग को इस तरह से उत्तेजित करो कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू हो जाए और समाज में एक अव्यवस्था हो, और ताकि जो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसकी छवि जनता के बीच घटे और उसका लाभ कांग्रेस को मिले। ये सत्ता पाने का ये हथियार सोच रखा है कांग्रेसियों ने। ये आप कल्पना करें कि सोनिया गांधी, जो कांग्रेस है वो अब सोनिया एंड कंपनी हो गई है, वो कांग्रेस नहीं रही जैसा कि मैंने कहा जो आज़ादी के समय थी। गांधी जी ने ठीक कहा था कि आप आज़ादी मिल गई, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, अब कांग्रेस को भंग करिए और नए मानदंडों के अनुसार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने अपनाई है उसके अनुसार इस पार्टी को तैयार कीजिए, उसके नए सिद्धांत तय करिए और तब पार्टी को फिर नए सिरे से आप राजनीति के क्षेत्र में ले आइए ताकि पार्टी नए उम्मीद, नए जोश के साथ और नए मानदंडों पर काम करे। लेकिन कांग्रेस को ये गवारा नहीं था। जैसे जैसे
आज़ादी के बाद समय बीतता गया, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कोई ऐसा सशक्त व्यक्तित्व नहीं था। जो व्यक्तित्व था उसके खिलाफ किसी ने दबाव नहीं बनाया कि वही प्रधानमंत्री बने, नहीं तो प्रधानमंत्री बनने का दायित्व तो पटेल को दिया गया था। पटेल से वो सब आपको पता है, पटेल ने खुद अपने आप को अलग कर लिया। अब क्यों अलग किया, कैसे अलग किया, वो अलग कहानी है। जो गांधी जी ये कहते थे कि हमारी लाश पे देश का बंटवारा होगा, उनके जीते जी देश का बंटवारा हुआ और गांधी जी मूक सहमति के साथ सब कुछ देखते रहे। बंटवारे के बाद लंबे समय तक दंगों का दौर चला, हजारों लोगों की मौत हुई, गांधी जी देखते रहे। उनके अहिंसा के सारे प्रवचन सब फेल हो गए। इस तरह से सरकार चली। और जैसे ही आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद में जो संसद पे संविधान पे जो चर्चा चल रही है उसके जवाब में आज कहा कि वो ज़बरदस्त आईना दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने। जो नेहरू जी एक अंतरिम व्यवस्था के तहत पीएम बने थे और उस अंतरिम व्यवस्था के तहत एक संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा का दायित्व था कि वो संविधान बनाए और उस संविधान के तहत पहला चुनाव हुआ 52 में। लेकिन उससे पहले ही संविधान में जो संविधान तैयार हुआ 50 में, 49 में तैयार हो गया, 26 नवंबर 49 को। कुछ प्रावधान उसी समय लागू हो गए, कुछ 50 में लागू हो गए, 26 जनवरी 50 को। तो तब से ये चल रहा है। अभी 52 के चुनाव से पहले ही जो अंतरिम व्यवस्था थी उसी समय से संविधान में संशोधन चल रहे हैं अपने अपने मुताबिक। जो भी शायद जो भी काम में अवरोध दिखता होगा किसी संविधान के किसी प्रावधान से, तो उसको संशोधित कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। ये सारी बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया है और ज़बरदस्त आईना दिखाया, खूब धोया है कांग्रेस को। तो आप सोचिए, कांग्रेस सत्ता में किसके लिए थी? क्या जनता के लिए थी? आप इन बातों की अगर समीक्षा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस कभी जनता के लिए सत्ता में थी ही नहीं। और उसी क्रम में आज जो आरोप लगे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ जो संबंध है, जो डीप स्टेट पूरी दुनिया में हस्तक्षेप करता है, अन्य अलग अलग देशों में डीप स्टेट है, जो अमेरिका के कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, वहाँ के प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के हथियार कारोबारी हैं, वहाँ के नशे के कारोबारी हैं, और जॉर्ज सोरोस और उसके जैसे अन्य लोग हैं। ये डीप स्टेट दुनिया के हर कोने में कहीं न कहीं खुराफात करते हैं और अपने मुताबिक, अपने मन के मुताबिक किसी भी राष्ट्रवादी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकारें इनके जैसे लोगों को अपने देश के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करने देती। और इनके जैसे लोगों की ये चाहत होती है, जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग और इनका गैंग है, उनकी चाहत होती है कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वो आगे बढ़े तो वहाँ कुछ अवरोध पैदा करो। भारत में भी चल रहा था। अब तो ये सवाल बनता है कि क्या मोदी सरकार से पहले, यानी 2014 से पहले, जॉर्ज सोरोस के दबाव में ये सरकारें काम करती थीं? अटल जी की सरकार को छोड़ के कैसा, किस तरह से काम होता था? और जो मनमानियाँ हैं, इस दौरान चाइना से लगातार विवाद चला। उस विवाद के दौरान जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो चाइनीज़ एम्बेसी में जाते हैं बिना विदेश मंत्रालय को सूचित किए, जबकि ये परंपरा है, ये नियम है, ये प्रोटोकॉल का नियम है कि आप अगर किसी एम्बेसी के किसी राजदूत से मिलते हैं, किसी एम्बेसी से मिलते हैं, तो आपको विदेश मंत्रालय में ब्रीफिंग लेनी होगी। आपको सरकार का क्या स्टैंड है और वहाँ की सरकार का क्या स्टैंड है, ये आपको जानना चाहिए। और आप वहाँ एम्बेसी में क्या बात करते हैं, ये आप आ करके बताइए विदेश मंत्रालय को। तो और ऐसा राहुल जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, न मिले,
वहाँ चाइनीज एम्बेसी में जाने से पहले न विदेश मंत्रालय से मिले, न आकर के फिर कोई रिपोर्ट बताए। फिर भी सरकार चुप रही। जब इनकी सरकार थी मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी एक एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन बनी, सलाहकार समिति, वो सरकार से ऊपर कर दी गई। और उस लिहाज से उस पद पर रहते हुए ये तो गोपनीय फाइलें भी देखती होंगी, और ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये सब पता है, सब मीडिया के अन्य खबरों में ये सब बातें आ चुकी हैं, ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई संवैधानिक पद पर न रहते हुए भी गोपनीय फाइलों को देखना, ये क्या देश के साथ न्याय है? तो ये परिवार क्या कर रहा था इतने वर्षों से? कांग्रेस को छोड़ दें हम, क्योंकि अब 96 के बाद वो कांग्रेस रही नहीं, न वो कांग्रेसी रहे। जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी उनको किनारे कर दिया गया, जो ऊर्जावान लोग थे वो असमय काल के गाल में समा गए। सारी सत्ता, सारी बागडोर सोनिया परिवार के हाथ में आ गई, और तब से कांग्रेस चल रही है। मनमोहन सिंह एक पिट्ठू की तरह से रहे, पीएम रहे, एक रबर स्टैंप की तरह से उनको इस्तेमाल किया गया पूरे 10 साल तक। तो ये सरकार क्या कर रही थी उस समय, और अब जब एक राष्ट्रवादी सरकार आई है तो ये अड़ंगे क्यों लगाए जा रहे हैं? सोनिया गांधी का चरित्र क्या है? चरित्र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनकी भूमिका क्या है भारतीय राजनीति में? क्या संदेहास्पद नहीं मानी जाएगी? और आज प्रधानमंत्री जी ने जो आईना दिखाया है, जो संविधान पर जो बहस चली लोकसभा में, और उसके जवाब में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रत्युत्तर में अपना जवाब दिया, करीब 1.5-2 घंटे का ये भाषण था, लाजवाब तरीके से आईना दिखाया है। और वो सारी चीज़ें, वो सारे धागे खोल दिए हैं जो समय समय पर संक्षिप्त में जो बातें कही जाती रही हैं, आज वो विस्तार से कहा प्रधानमंत्री ने, और देश को भी बताया कांग्रेस की भूमिका इस समय कैसी चल रही है, या आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की भूमिका क्या रही। नेहरू जी के बाद से लगातार एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। हालांकि उस दौरान कांग्रेस में विभाजन हुआ, बटी कांग्रेस। अंत में जो कांग्रेस बच गई वो सोनिया गांधी की कांग्रेस हो गई, अब राहुल गांधी की कांग्रेस हो गई है। और ये जो वर्तमान कांग्रेस है पूरी तरह से नक्सली विचारधारा से ओतप्रोत है। आप राहुल गांधी के भाषणों को सुने, उनके हर संवाद को सुने, उनके शारीरिक हाव भाव को सुने, बोलते समय उनकी शैली क्या होती है, भाषा पे उनका कंट्रोल देखें, कोई कंट्रोल नहीं है। प्रधानमंत्री को किस तरीके से बोलना चाहिए या किसी भी सत्ता पक्ष के नेता को कैसे बोलना चाहिए, ये मर्यादा उनके अंदर नहीं है। और जो एक शारीरिक भाषा होती है उसका असर देखिए, उसका महत्व देखिए आप। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं लोग सत्ता पक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, या संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए। जो भाषा बोली जा रही है, जो व्यवहार किया जा रहा है, जो इस देश के एक एक व्यक्ति का जो पैसा इस देश के लिए उन्नति में काम आता है, जो सरकार चलती है देश के पैसे से चलती है, लोगों के पैसे से चलती है, उसकी जिस तरह से बर्बादी हो रही है, विपक्ष जिस तरह से बहिष्कार कर रहा है, हर काम को हंगामा करके काम नहीं होने दे रहा है। और ये अब जॉर्ज सोरोस के साथ जो इन लोगों का संबंध है, आंतरिक संबंध। अभी एक बात ये भी पता चली कि जवाहरलाल नेहरू के जो चचेरे भाई थे वीके नेहरू, उनकी पत्नी थी फौरी नेहरू, वो हंगरी मूल की थी, और उसका जॉर्ज सोरोस के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था। वीके नेहरू एम्बेसडर भी रहे भारत के कई देशों में। तो ये सब जो संबंध हैं वो सब मिल करके क्या कह रहे हैं? समय समय पर कांग्रेस के ऐसे पक्ष उजागर होते रहे हैं जिन पर संदेह पैदा होता रहा है, और अब तो प्रमाण के साथ सदन में ऐसा दावे के साथ दिखाया गया है, कहा गया है, संसद में कोई भी बात कह देना
बिना तथ्यों के यह असंभव है। और अगर सत्ता पक्ष ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने, भाजपा के अध्यक्ष ने अगर प्रमाण के साथ वो कहा है तो इस पर देश को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कांग्रेस राजनीति को कहाँ ले जा रही है। ये देश के साथ छल है, न्याय है या अन्याय है? क्या ऐसे लोग विपक्ष में भी रहने के लायक हैं? तो अगर देशद्रोह का मामला है तो सख्त एक्शन तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कठोर से कठोर एक्शन होना चाहिए। और अब जो विगत 10 वर्षों से खुराफाती चरित्र देखे जा रहे हैं, आप देखिए CAA बिल आया तो शाहीन बाग में क्या हुआ, किसान बिल आया तो दिल्ली को घेरा गया, दिल्ली को पंगु बना दिया गया, और ऐसे अनगिनत दिल्ली में दंगे हुए। तो एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, वो सबको पता है, आपको पता है। लेकिन अब वक्त है सही एक्शन लेने का। देखिए आगे क्या होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।